हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बताऊंगा आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग में भी था और ये इसमें अभी कैपेसिटेंस जो पढ़ रहे हो इसमें भी इसका थोड़ा बहुत आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, मैं आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपको करने से पहले आपको याद करना होगा पिछला वाला कूलम्ब्स लॉ। आपने पढ़ा हुआ था कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ा हुआ था। ये क्या था ये स्टूडेंट्स, ये था आपका कि एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q1 और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो था R, है ना। तो हम क्या लेते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इनके बीच का क्या होता है फोर्स ऑफ, इसके अंदर बीच में अट्रैक्शन भी लग रहा होगा और रिपल्शन भी लग रहा होगा, तो हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में इनके बीच लग रहा है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी लग रहा है ना, Q1 इंटू में Q2। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर स्क्वायर के, इनके बीच का स्क्वायर। दोनों को ज्वाइन करके हम कर देते थे, यहाँ पर ये फॉर्मूला बनता था कूलम्ब्स लॉ का, है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटता तो के आता था। तो ये जो फॉर्मूला जो होता था, ये जो हम मानते थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन जो लग रहा है इन चार्जेस के बीच में, तो ये हम किस जगह पर मानते थे, तो स्टूडेंट्स ये हम मानते थे इन वैक्यूम में। इन वैक्यूम मतलब कि इनके बीच में जो जगह है ना वो वैक्यूम में फ्री स्पेस है, एयर है। ठीक है, या तो हम एयर में या वैक्यूम में हम मानते हैं कि बीच का जो डिस्टेंस है वैक्यूम है, एयर है, फ्री सरफेस है। ठीक है, ये चीज तब हम मानते हैं। तो हम वैक्यूम हो अगर एयर हो तो हम वहां पर एफ नॉट लिखते हैं। हमने वहां शो करके नहीं दिखाया था, लेकिन हम सिंपल मान के चलते हैं कि ये जो है ये वैक्यूम में हम लेके चल रहे हैं, इसलिए हम हर जगह हम एफ नॉट नहीं लिखते, ये एफ नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ के नीचे एफ डॉट लगता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, के Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये इन वैक्यूम या इन एयर इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो फोर्स है किसके बीच में लग रहा है, वैक्यूम में है। दोनों चार्ज के बीच में किसमें, वैक्यूम में है लग रहा है ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, और एयर में भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो बात क्या है कि यहाँ पर अगर इनके बीच में वैक्यूम ना हो, मान के चलो इन दोनों चार्जेस के बीच में मैं कोई ग्लास ले लूं। ठीक है, या इन दो चार्जेस के बीच में मैं क्या ले सकता हूं, वाटर ले लूं। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अट्रैक्शन रिपल्शन वो अलग हो जाएगा, है ना। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं कि हम उसको लिखते हैं एफ एम। एफ एम से लिखते हैं, मतलब कि कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, एनी मीडियम, ग्लास हो, वाटर हो, हाइड्रोजन एटम हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इसका भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसको हम शो करते हैं के से। तो ये जो होता है ये फॉर्मूला, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, इट इज डिफाइंड इन द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब होता है जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस आर, डिस्टेंस इन वैक्यूम। ठीक है, इन वैक्यूम एयर, पहले वैक्यूम और एयर वाला, मतलब कि हम पहले एयर वाली वैल्यू लेंगे, मतलब रेशियो है ये, किसका रेशियो है ये रेशियो है स्टूडेंट्स, ये रेशियो है आपका फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम, जो लग रहा है इन वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एनी मीडियम, है ना, इन वैक्यूम और इन एनी मीडियम। बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है, बस ऊपर क्या लिया हमने, रेशियो किसका होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के से शो करते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड बाय किससे, आप लिख सकते हो किससे, के से, है ना। सबसे पहले हम इसको के से शो करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, हम इसको के से भी शो करते हैं, आप अभी आगे देखोगे और किस से शो करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर इसको एफ नोट अपॉन में एफ एम रेशियो लेकर के चलते हैं। यहाँ पर एफ नोट क्या है, इन वैक्यूम, और ये क्या है, इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पर भी के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इस के की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर ओपन करते हो, के की वैल्यू, तो अगर आप देखो के की वैल्यू अगर आप लिख के देखते हो ना यहाँ पर, तो ऐसे होएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो आता था ना, यही इसी का मतलब था ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो ये इसका था फॉर्मूला, अब इसका फॉर्मूला खोलोगे ना आप,
तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर ई एम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी इससे। ठीक है, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये देखो ई एम ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। समझ में आया? देखो फॉर्मूला समझ में आया? पहले हम क्या पढ़ते थे, जो एफ नॉट था आपका वो हम पढ़ते थे किसके लिए, इन वैक्यूम या फिर इन एयर के लिए पढ़ते थे हम, है ना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का भी मतलब यही था। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में भी। तो ये ई एम ऊपर चला जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई एम अपॉन में ई नॉट। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? देखो ऐसे हुआ, ये 1/एप्सिलॉन नॉट था, ये यहाँ पर भी 1/, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ई एम अपॉन में 1, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये हो गया ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपकी ये बन रही है कि इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस आर सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस in vacuum or air to the force of interaction between the two charges are separated at certain distance in any medium। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब देखो इसके इसके थ्रू एक और फॉर्मूला बन गया, ये क्या है ई एम। अब ई एम को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, हम ई आर के इक्वल लिख सकते हैं। जो ई आर होता है वो किसके इक्वल होता है, ई एम अपॉन में, जैसे के इज इक्वल टू ये है आपका एफ नॉट अपॉन एम, वैसे ही बराबर ये भी इसके बराबर में हो गया। अब ई एम अपॉन में ई नॉट क्या हो जाएगा, ई आर के इक्वल हो जाएगा। अब ई आर जो है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी अभी मैं बताऊंगा क्या होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी मदद से। अब इसकी मदद से एक और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो आप इसको लिख लेना, पहले आप ये लिखोगे, ठीक है, फिर ये लिखने के बाद फिर आप ये लिखोगे, फिर इसे लिखने के बाद फिर ये डेफिनेशन लिखोगे, फिर इस डेफिनेशन को लिखने के बाद फिर एक और डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर वो लिखोगे। ठीक है, तो आप इसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, ई एम अपॉन ई नॉट को हम ई आर के इक्वल लिखते हैं। तो ई आर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, ये इसके इक्वल, ये डेफिनेशन लिख दी। अब ई एम अपॉन ई नॉट किसके इक्वल है, ई आर के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ई आर और ई के, मतलब कि चारों के चारों सेम ही है। ठीक है, बस हम इसको शो करते हैं इससे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों डेफिनेशन सेम है स्टूडेंट्स। अगर आपको इसके टर्म में पूछे तो आप यहाँ वाली बताओगे डेफिनेशन, इसके टर्म में पूछे तो आप ये वाली डेफिनेशन बताओगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द, क्या बताओगे, डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसमें, इन मीडियम, पहले ऊपर मीडियम है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन, इसमें वैक्यूम या फिर फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस या फिर एयर, मतलब यहां पर यही है इसका, फ्री सरफेस या फिर एयर। ठीक है, तो यहां पर देखो कंफ्यूज मत करना, एफ नॉट के ऊपर ई नॉट मत कर देना। देखो यहाँ पर ये एफ नॉट अपॉन एम है, लेकिन यहाँ पर ई वाले में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वाले में ई एम ऊपर हो जाता है और ई नॉट नीचे आ जाता है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना इसमें। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किसको, ई आर के इक्वल होता है ये, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आपको डेफिनेशन आएगी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की, तो ये डेफिनेशन लिख करके आओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका, इस तरीके से आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हो। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या है, इसका आखिर मतलब क्या है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब क्या है। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कोई चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है Q2, ठीक है, अब इनके बीच में है एयर, इनके बीच में क्या है, एयर है। ठीक है, इनके बीच में एयर है। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसके बीच में एयर है तो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है अगर इनके बीच में एयर होता है तो।
अगर चार्जेस के बीच में क्या हो, Q1 और Q2, इन चार्जेस के बीच में अगर मान के चलो वाटर हो, तो इसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितनी होती है, मतलब कि K, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका 81। ठीक है, अगर इनके बीच में जो मतलब ये तो फ्री सरफेस का है, वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है, मतलब कि F0, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा वो ये लगेगा, लेकिन इसमें जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा Fm लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बताओगे, इसकी वैल्यू एयर में कितनी है, एयर में कितनी है इसकी वैल्यू, F0 है ना, F0 है ऊपर, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हो, यहाँ पर 1/81 बता सकते हो इसको। और स्टूडेंट्स, जो अगर चार्जेस के बीच में अगर ग्लास आता हो, ग्लास कांच आता है, तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो होती है 3 to 4 के बीच में होती है। ठीक है, अगर चार्जेस के बीच में अगर मीडियम आ रहा है, वो अगर मान के तौर पर मेटल आ रहा है, तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। समझ में आया, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। ठीक है, एक माइका शीट होती है, मैं बता दूंगा आपको, माइका शीट होती है एक, माइका, वो पढ़ोगे आप आगे। तो माइका जो होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपकी 3 to 6 के बीच में होती है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स ये जो K है और ये जो आप ER है, कुछ भी कह सकते हो, दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। आप यहाँ लिख सकते हो कि यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, जैसे कोई डायमेंशन नहीं होती डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है, आप यहाँ लिखते हो K इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ठीक है, अब देखो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि वो कितना फोर्स अलाउ कर रहा है दोनों चार्जेस के बीच में। अगर मान के चलो कहीं पर, मान के चलो फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में, मान के चलो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अगर कोई मीडियम आ जाता है, मतलब कि वाटर आ जाता है बीच में, पहले अगर एयर आ रहा था तो 100 न्यूटन का लग रहा था फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर वाटर आ जाता है तो वहां पर जो फोर्स वो क्या होगा, कम कर देगा उसको, ये परमिट करेगा, ये क्या करेगा, ये इसके दोनों चार्जेस के बीच में जो क्या करेगा, फोर्स को क्या करेगा, थोड़ा कम कर देगा ये, समझे। इसका क्या काम होता है, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन जो है उसके बीच में वो क्या कर देते हैं, जो ये जो मीडियम होता है वो जाकर के उसमें उसको कम कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले एयर था, वाटर आएगा तो उसका कुछ और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो जाएगा, ग्लास आ जाएगा तो उसका कुछ और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो जाएगा दोनों चार्ज के बीच में, है ना। जरूरी थोड़ी कि सभी चार्जेस के पास दोनों में ही, सभी चार्जेस में एक जैसा ही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना, सबके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, तो परमिटिविटी का मतलब यही है कि इनके बीच में कितना परमिट हो रहा है, फोर्स जो हो रहा है कितना परमिट हो रहा है। ठीक है, यही इनका मतलब है। ठीक है, और ये आपका था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप इसको इस तरीके से डिफाइन करके बता सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनके फॉर्मूले जो है इसको ध्यान रखना। ठीक है, EM अपॉन E नॉट होता है ना, और K की वैल्यू F0 अपॉन FM होती है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो लाइक कर देना जरूर से, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कैपेसिटेंस में मैं आपको बताऊंगा, इसी के बारे में कुछ डिटेल उसके बारे में भी होगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।